हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित आगम खाता एवं चिट्ठा बनाना सीखा था। आज अपन सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली बीमा कंपनी के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्य बीमा, जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के बीमे सामान्य बीमे कहलाते हैं। सामान्य बीमा के अंतर्गत दुर्घटना घटित न होने पर प्रीमियम की राशि बीमा पात्र को वापस नहीं लौटाई जाती। दुर्घटना से हानि होने पर भी क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत बीमा कंपनी वास्तविक हानि से अधिक भुगतान नहीं करती है। सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 31 मई 1971 को सामान्य बीमा अधिनियम 1971 के अंतर्गत किया गया। इसके पश्चात सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 भी पारित किया गया। राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली कंपनियों को भारतीय बीमा निगम की सहायक कंपनियां बना दिया गया। सामान्य बीमा में मुख्य रूप से अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और दुर्घटना बीमा तथा अन्य बीमे शामिल होते हैं। अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस में बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि में अग्नि से हुई हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती है। इसी प्रकार समुद्री बीमा में बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम के बदले बीमा पात्र की एक निश्चित अवधि में समुद्री जोखिम से हुई क्षति को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। इसमें मैरीन हल तथा मैरीन कार्गो शामिल होते हैं। दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि में दुर्घटना के कारण क्षति की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। लेखों में कंपनियां इससे संबंधित व्यवहारों को विविध बीमा मद द्वारा प्रदर्शित करती हैं। दुर्घटना बीमा में विश्वासघात का बीमा मतलब फिडेलिटी इंश्योरेंस, मार्ग में रोकड़ की क्षति का बीमा मतलब कैश इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के बीमे वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, मोटर वाहन दुर्घटना या चोरी मतलब बर्गलरी आदि के प्रमुख घटनाओं को शामिल किया जाता है। अन्य बीमों में बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, वृद्धावस्था ओल्ड एज, मातृत्व मैटरनिटी, फसल क्रॉप्स, जमा मीन्स डिपॉजिट्स आदि के बीमे प्रमुख हैं। अब अपन सामान्य बीमा व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का परिचय करते हैं। सामान्य बीमा व्यवसाय में एक शब्द काम आता है बीमा, इंश्योरेंस। बीमा व्यवसाय अन्य व्यवसाय से सर्वथा भिन्न होता है। बीमा कंपनी जान माल की जोखिम से सुरक्षा पाने के इच्छुक व्यक्ति को बीमा पॉलिसी बेचती है। यह कार्य प्राय बीमा प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। इन्हें इस सेवा के बदले कमीशन मिलता है। सामान्य बीमा में पॉलिसी की अवधि प्राय 1 वर्ष होती है। पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा इस अवधि में बीमित को होने वाली क्षति की पूर्ति का आश्वासन दिया जाता है। इसके प्रतिफल के रूप में पॉलिसी देने से पूर्व बीमा कंपनी बीमा कराने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि प्राप्त करती है। इस राशि को प्रीमियम कहते हैं। ये बीमा कंपनी की आय का मुख्य स्रोत मानी जाती है। एक शब्द आता है पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। कोई बीमा कंपनी किसी जोखिम के संबंध में बीमा पॉलिसी देने के पश्चात यह अनुभव करे कि उसने अपने सामर्थ्य से अधिक जोखिम उठाई है, तो वह किसी अन्य बड़ी बीमा कंपनी के पास उस जोखिम का आंशिक या पूर्ण रूप से पुनर्बीमा करवा लेती है। इसके लिए प्रथम बीमा कंपनी के द्वारा
पुनर्बीमा करने वाली कंपनी को प्रीमियम चुकाया जाता है। इस प्रतिफल के बदले पुनर्बीमा करने वाली कंपनी दूसरी बीमा कंपनी पुनर्बीमा कराने वाली प्रथम कंपनी को यह आश्वासन देती है कि यदि मूल बीमित को कोई हानि हो तथा उक्त प्रथम कंपनी उसकी पूर्ति के दावे को भुगतान करे तो पुनर्बीमा के अनुपात में चुकाए गए दावे की वसूली पुनर्बीमा करने वाली कंपनी उस दूसरी कंपनी से करेगी। इस प्रकार पुनर्बीमा के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा दो रूपों में व्यवहार किए जाते हैं। एक होता है स्वीकृत पुनर्बीमा, एक होता है समर्पित पुनर्बीमा। इसको अपन अब डिटेल से समझते हैं। स्वीकार किए गए पुनर्बीमा के संबंध में कंपनी को प्रीमियम प्राप्त होता है, जिसे स्वीकृत पुनर्बीमा पर ब्याजी प्रीमियम और इंश्योरेंस एक्सेप्टेड कहते हैं, तथा यह बीमा के इच्छुक व्यक्तियों से सीधे प्राप्त प्रत्यक्ष व्यापार से प्रब्याजी की भांति कंपनी की प्रीमियम संबंधी आय होती है। प्रत्यक्ष बीमा के संबंध में चुकाए जाने वाले दावों की भांति स्वीकार किए गए पुनर्बीमा के संबंध में भी दावों का भुगतान करना पड़ सकता है, और क्लेम्स ऑन डायरेक्ट बिजनेस के साथ साथ क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड भी बीमा कंपनी के लिए व्यय के प्रमुख मद क्लेम्स पेड का एक भाग माना जाता है। इसके विपरीत समर्पित किए जाने वाले पुनर्बीमा के संबंध में कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जो उपरोक्त वर्णित प्रत्यक्ष व्यापार तथा स्वीकार किए गए पुनर्बीमा व्यवसाय से प्राप्त प्रीमियम की आय में से कम कर दिया जाता है। इसी प्रकार अपने द्वारा चुकाए गए दावों में से जितनी राशि समर्पित किए गए पुनर्बीमा के उपलक्ष्य में वसूल हो जाती है, यह वसूली भी दावों संबंधी हानि को उतनी ही सीमा तक कम कर देती है। इसी तरह से तीसरा शब्द आता है प्रीमियम। बीमा व्यवसाय में प्रीमियम का व्यवहार तीन तरह से होता है: प्रत्यक्ष व्यापार पर प्राप्त प्रीमियम, स्वीकार किए गए पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम, और समर्पित किए गए पुनर्बीमा पर चुकाया गया प्रीमियम। प्रथम दोनों के योग में से तीसरी राशि घटाने पर ही कंपनी की शुद्ध प्रीमियम की आय प्राप्त होती है। इस ज्ञात आय को अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सामान्यतः प्रीमियम प्राप्त होने पर ही बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रथम विधा प्रभावशाली बनता है। अतः अंतिम लेखों की तिथि तक अर्जित या बकाया प्रीमियम का प्रश्न ही नहीं उठता है, परंतु नियमित बीमा कराने वाले ग्राहकों के प्रति कंपनी अपने आश्वासन की निरंतरता मान सकती है। इसलिए बहियां बंद होने की तिथि पर कुछ ऐसे ग्राहक हैं जो कि बीमा पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम ड्यू हो गया है परंतु चुकाया नहीं है, तो उसके संबंध में एक एंट्री कर लेते हैं: आउटस्टैंडिंग या एक्रूड प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम बीइंग प्रीमियम रिसीवेबल एट द एंड। इस प्रविष्टि के फलस्वरूप वर्ष के प्रीमियम आय बढ़ जाएगी और एक्रूड या आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का नाम से इस अनुसूची बारे में दर्शाया जाएगा। अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी विपरीत प्रविष्टि कर दी जाएगी ताकि वर्ष के अंत में बकाया प्रीमियम की राशि अगले वर्ष प्राप्त होने पर दोबारा आय के रूप में शामिल न हो पाए। बीमा व्यवसाय में अनार्जित या अग्रिम प्राप्त प्रीमियम का समायोजन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्ष का लाभ ज्ञात करने से पूर्व अंतिम तिथि को चालू पॉलिसियों पर असमाप्त जोखिम के लिए नियमानुसार संचिति रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त संचय एडिशनल रिजर्व बनाया जाता है। यह असमाप्त अवधि से संबंधित अग्रिम प्राप्त प्रीमियम का समायोजन ही होता है।
इसी तरह से एक शब्द आता है दावे। क्लेम्स। एक बीमा कंपनी अपने प्रत्यक्ष व्यापार तथा स्वीकृत पुनर्बीमा के अंतर्गत जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में क्षतिपूर्ति का आश्वासन देती है। कंपनी को बीमित व्यक्तियों द्वारा उठाई गई क्षति के दावों की आवश्यक जांच के उपरांत ही भुगतान करना होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूचित दावों में से जांच के उपरांत स्वीकार किए जाने वाले दावे ही चुकाए जाते हैं, परंतु बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष का लाभ ज्ञात करते समय वर्ष भर में चुकाए गए दावे तथा स्वीकृत परंतु न चुकाए गए दावे मतलब क्लेम्स पेड एंड क्लेम्स एक्सेप्टेड बट नॉट पेड के अतिरिक्त अंतिम लेखों की तिथि तक के ऐसे सूचित दावे मतलब क्लेम्स इंटीमेटेड का भी वे पक्ष में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है जिनके संबंध में कंपनी की जांच से संबंधित कार्रवाई संपन्न न हो पाई हो। चुकाने योग्य दावों से संबंधित जांच के व्यय, वैधानिक व्यय और अन्य आवश्यक व्यय भी इन दावों में ही शामिल करने का प्रावधान है, परंतु सामान्य कार्यालय संबंधी व्यय तथा अन्य व्यय दावों में नहीं जोड़े जाते। इस प्रकार निर्धारित चुकाए गए दावों मतलब क्लेम्स पेड की राशि में से उतनी राशि अनुसूची 2 में कम कर दी जाती है जो कंपनी द्वारा समर्पित पुनर्बीमा मतलब री इंश्योरेंस डेट के अंतर्गत उक्त पुनर्बीमा स्वीकार करने वाली कंपनियों से वसूली योग्य हो। वर्ष भर में समर्पित पुनर्बीमा के अंतर्गत दावों की वसूली के लिए जो जर्नल प्रविष्टि की जाती है वो इस प्रकार है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू री इंश्योरेंस रिकवरीज अकाउंट बीइंग री इंश्योरेंस रिकवरीज रिसीव्ड। यदि समर्पित पुनर्बीमा के अंतर्गत वसूली योग्य राशि वर्ष के अंत में बकाया रह गई हो तो उसके लिए भी जर्नल एंट्री की जाती है, वो इस प्रकार है। री इंश्योरर अकाउंट डेबिट टू री इंश्योरेंस रिकवरीज अकाउंट बीइंग अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरर। इस प्रविष्टि के फलस्वरूप पुनर्बीमा की वसूली दावों में से कम कर दी जाती है तथा री इंश्योरर अकाउंट का नाम से शेड्यूल 12 के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। इसी तरह टर्मिनोलॉजी में एक और शब्द है कमीशन। बीमा व्यवसाय बीमा प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। कंपनी द्वारा इस सेवा के बदले बीमा प्रतिनिधियों को कमीशन का भुगतान किया जाता है। यह कमीशन बीमा व्यवसाय के लिए एक खर्चे की मद है और कमीशन की गणना विभिन्न पॉलिसियों के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम के एक सर्टेन या निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है। अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा के संबंध में सामान्य बीमा प्रतिनिधि को देय कमीशन प्रीमियम के 5% से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में देय कमीशन की अधिकतम मात्रा प्रीमियम के 10% तक हो सकती है। यदि बीमा पॉलिसियां प्रमुख प्रतिनिधि मतलब प्रिंसिपल एजेंट के माध्यम से जारी की गई हो तो कमीशन की अधिकतम दरें अग्नि और सामुद्रिक बीमा में प्रीमियम का 20% और विविध बीमा के प्रीमियम का 15% तक हो सकती है। प्रमुख प्रतिनिधियों के संबंध में प्रमुख प्रतिनिधि से संबंधित उपरोक्त दरों में सामान्य प्रतिनिधियों को देय दरें भी शामिल होती है। ये ध्यान रखना है, यदि प्रिंसिपल एजेंट से संबंधित कोई दर है तो उसमें सामान्य दरें 5 और 10% वाली इंक्लूड है, दोनों अलग अलग नहीं। कभी कभी बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त प्रीमियम पर देय कमीशन के लिए समायोजन करने को कहा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रमुख प्रतिनिधि के माध्यम से व्यवसाय किए जाने या न किए जाने से संबंधित मान्यता करते हुए उपरोक्त दरों पर देय कमीशन के संबंध में समायोजन किया जा सकता है। उसके लिए एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन पेएबल। कमीशन की राशि को वर्ष
में चुकाए गए कमीशन के साथ खर्च दिखाया जाएगा तथा अदत्त कमीशन मतलब आउटस्टैंडिंग कमीशन खाते का जो जमा का शेष है वो बैलेंस शीट में शेड्यूल 13 में शामिल किया जाएगा। एक बीमा कंपनी द्वारा समर्पित पुनर्बीमा के संबंध में दिए गए प्रीमियम पर कमीशन प्राप्त भी हो सकता है। यह कमीशन कंपनी की अनुसूची 3 का एक मद माना जाता है। इसका लेखांकन इसकी अकाउंटिंग कमीशन और ई इंश्योरेंस सीडेड अकाउंट के नाम से चुकाए गए कमीशन में से घटाकर की जाती है। लास्ट में एक शब्द आता है नो क्लेम बोनस एनसीबी। एक ही बीमा कंपनी के पास प्रतिवर्ष सामान्य बीमा कराने पर कंपनी बीमित व्यक्ति से प्राप्त प्रीमियम में कुछ छूट देती है। यदि पिछली अवधि या अवधियों में दुर्घटना के फलस्वरूप कोई दावा न किया गया हो तभी ऐसी छूट बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है। नो क्लेम बोनस के रूप में ये उसे छूट प्राप्त होती है। इस छूट को ही नो क्लेम बोनस कहते हैं। नो क्लेम बोनस स्कूटर और मोटरसाइकिल के पॉलिसी धारकों को यदि पहले साल में क्लेम कोई नहीं चुकाया गया या दावा नहीं किया गया है तो द्वितीय वर्ष में 15%, पहले 2 सालों में कोई दावा नहीं किया गया है तृतीय वर्ष में प्रीमियम में से प्रीमियम का 25% और इसके बाद के वर्षों में यदि पिछले वर्षों में दावा नहीं किया गया है तो प्रीमियम का 30% तक छूट दी जाती है। मोटर कारों के संबंध में ये दरें छूट की दूसरे साल में 20, तीसरे साल में 30, चौथे और उसके बाद के सालों में 40% है। यह छूट करने पर कंपनी की प्रीमियम की आय में कमी हो जाती है और उक्त बोनस को व्यय के पृथक मद के रूप में लिखने की परंपरा नहीं है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि सामान्य बीमा व्यवसाय के लाभ हानि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है।